अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। बैंगन और गोभी के अंतर्वर्गीय फसल में किए जाने वाले आवश्यक कार्य। चना की अच्छी उपज हेतु फसल में फली छेदक कीट का समेकित नियंत्रण। अपने राज्य के जिन किसानों ने चने की खेती की है, उनकी फसल बढ़वार की विभिन्न अवस्था पर है और फसल की इस अवस्था पर फली छेदक कीट का प्रकोप देखने में आता है। इसकी समय रहते रोकथाम करना बेहद जरूरी होता है। तो आप कैसे करें चने की फसल में इस कीट की रोकथाम? आइए जानते हैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा जिला समस्तीपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर नागेंद्र कुमार से। तो सबसे पहले किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि आप इसको कैसे पहचानेंगे कि ये फल भेदक कीट है। अगर हम इसके अंडे की बात करें तो ये मादा जनरली अंडे देती है वैसे पत्तियों पे जिनमें की रोया होता है, और जो फल होती हैं पॉड उस पे भी कभी कभी देती है। तो जब ये अंडे देती है तो उस समय सूर्य अवस्था में जो अंडे का रंग होता है वो पीलापन लिए हुए सफेद रंग का होता है, और बाद में कुछ घंटे में ही इसका रंग भूरा रंग का हो जाता है। जब ये पिल्लू आगे बढ़ता है अपने दूसरी अवस्था में, और इस समय इसका रंग पीलापन लिए हुए हरा हो जाता है। तो इसको पहचानने का यही तरीका है कि लेटरल ब्राउन रंग का स्ट्रिप पाया जाता है इसके शरीर पे। अगर आप इस पिल्लू की लंबाई की बात करें तो इस पिल्लू का लंबाई जब पूर्ण विकसित हो जाता है तो लगभग 3 से लेकर 3.5 सेंटीमीटर तक होता है। जो अगली अवस्था होती है वो होता है पीपा, मतलब कि सुस्त अवस्था इसको बोलते हैं। अगर उस पीपा का रंग देखेंगे तो वो लगभग डार्क टैन कलर से लेके भूरा रंग तक का होता है, और यह मिट्टी में ही पाया जाता है। बैसक पतंगा होता है, उसका रंग जो होता है वो हल्का रंग का होता है। इसके अगले जोड़ी पंख पर भूरे बिंदु होते हैं जो कि धारीदार रेखाएं बनाती हैं, तथा ऊपर की तरफ काले रंग के तिकोने धब्बे होते हैं। अगर हम पिछली जोड़ी पंख के बारे में बात करें तो इसका रंग हल्का सफेद रंग का होता है, तथा बाहरी सिरे पर काली धाराएं की रेखाएं होती हैं। तो इसके जीवन चक्र में यह है कि ये जो मादाएं होती हैं कोमल पौधे के भागों पर अपने अंडे देती है, और एक मादा लगभग 750 अंडे देती है 4 दिन के भीतर। ये अंडे 2 से 4 दिन में फूट जाते हैं। जब पिल्लू अब अंडे से निकलते हैं बाहर तो ये पत्तियों के हरे पदार्थों को खुरच कर खाना शुरू कर देते हैं, और बाद में जब फूल और फल आते हैं उसमें पहुंचकर उसमें छेद बनाकर इनको खाते हैं। और इस कीट से प्रभावित जो फलियां होती है वो खोखली होकर सूख जाती हैं, और अगर आप फली को देखेंगे हटाकर तो इसमें उनका मल भी पाया जाता है। और इसका जो प्रकोप होता है नवंबर से लेकर मार्च तक अत्यधिक होता है, मतलब ये काफी अग्रेसिव होते हैं। मैं इसके प्रबंधन के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले ये है कि छोटे खेतों से पिल्लू को हाथ से पकड़ के नष्ट कर देना चाहिए। चने की फसल के काटते ही खेतों को अच्छी तरह सफाई करें और जुताई करना चाहिए, ताकि जो गर्मी के समय में उसका जो पीपा है मर जाए। उचित जो फसल चक्र होता है वो अपनाना चाहिए ताकि इनका प्रकोप कम से कम हो सके। इसके अलावा प्रकाश प्रपंच या फर्मेंट ट्रैप की सहायता से बैसक पतंगों को एकत्रित करके आप नष्ट कर
सकते हैं। और इस किट से प्रतिरोधी चने की किस्में जैसे ICC 506 या ICC V2 को लगाना चाहिए। इसके अलावा आप नीम की पत्तियां या निम्बोली के रस का 5% घोल बनाकर फसल पर अंकुरण के 20 दिन, 40 दिन और 60 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें तो ये काफी लाभप्रद होता है। इसके अलावा आप कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जैसे कि आप कोरिएंडर ले लीजिए, मस्टर्ड हो गया, इसको भी लगाकर आप एस्केप कर सकते हैं उस कीट का। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इसको एस्केप करना है इस कीड़े को, तो आप टाइमली सोइंग करें चने का। और साथ में एक और भी दवा है जिसको हम लोग बोलते हैं NPV, इसके भी छिड़काव से आप अपने फसल को बचा सकते हैं। तो इसका जो मात्रा है NPV एट द रेट ऑफ 250 से 250 से लेके 500 लार्वे इक्विवेलेंट पर हेक्टेयर के छिड़काव से आप इसको आसानी से फल बेधक कीट को आसानी से बचा सकते हैं। खेत में अगर अधिक इस कीट का प्रकोप हो तो आप कीटनाशी भी छिड़क सकते हैं, लेकिन कीटनाशी छिड़कने से पहले आप सुनिश्चित हो लें कि आपके खेत में कितने मात्रा में यह कीट का अंडा या पिल्लू है। अगर आपको 5 से 8 अंडे या 2 पिल्लू पर 10 प्लांट दिखे तो आप कुछ रसायन है जिसके छिड़काव से आप अपने इस फल बेधक कीट को आसानी से बचा सकते हैं। मैं कुछ रासायन बता रहा हूँ, जैसे कि क्लोरोपाइरिफास 20 EC 2.5 लीटर पर हेक्टेयर, किनोल फास 25 EC 1 लीटर पर हेक्टेयर छिड़काव से काफी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। बैंगन और गोभी के अंतर्वर्गीय फसल में किए जाने वाले आवश्यक कार्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश में मिश्रित फसल विधि से खेती करने का दायरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इस विधि से खेती करने पर फसल में कम जोखिम होने के साथ साथ अधिक आय की प्राप्ति भी होती है। अपने प्रदेश के एक किसान भाई ने गोभी के साथ बैंगन की फसल लगा रखी है, जिसकी उचित बढ़वार के लिए वो इसमें किए जाने वाले आवश्यक प्रबंधनों पर जानकारी चाहते हैं। मैंने अपने खेत में मिश्रित फसल की है, गोभी और बैंगन दोनों की, जिसमें खरपतवार आते हैं और जो कीटाणु आते हैं उसके लिए कौन कौन सी दवाइयों का प्रयोग किया जाए और कितने दिन बाद निदाई गुड़ाई सिंचाई खाद उर्वरक कैसे दिया जाए की जानकारी चाहता हूँ, ये अधिक उत्पादन मिले। तो इस समय फसल में कौन कौन से उचित कार्यों को करना चाहिए, इस पर अपने सुझाव दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह। इस समय हम चर्चा करेंगे कि जो आपने गोभी और जो बैंगन है उसकी जो मिश्रित खेती आपने कर रखी है उसमें उसके लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है जिससे कि दोनों ही फसलें हमारी जो अच्छी रहें। किसान भाइयों, यदि आपने बैंगन और गोभी की मिश्रित फसल लगा रखी है तो उसमें इस समय चौड़ी एवं सकरी पत्ती वाले विभिन्न प्रकार के खरपतवारों का प्रकोप हो रहा होगा, जो कि फसल से पानी, पोषक तत्व, हवा एवं धूप के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के कीट एवं रोगों को भी आमंत्रित करते हैं, जिससे कि हमारी फसल कमजोर हो जाती है। तो इन खरपतवारों के नियंत्रण के लिए आप यांत्रिक विधि का प्रयोग करें। और खरपतवार प्रबंधन के लिए भी हमको आजकल जैसे मैंने आपको बताया कि वीलो आती है और वीलो को हम बीच में चला करके आसानी से खरपतवारों को नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा, खुरपी से भी निदाई कर सकते हैं। इसमें जो इस समय आप देख रहे हैं कि मौसम हमारा काफ़ी ठंडा है, तो इस समय हल्की सिंचाई जरूर करें, क्योंकि नमी नहीं होगी तो इनमें पाला पड़ने की संभावना रहती है, जिससे उत्पादन भी हमारा प्रभावित होता है। तो इसलिए जरूरी है कि हम पाले से बचाव जरूर करें। तो पाले से बचाव के लिए धुआं करें। दूसरा, पानी भी उसमें कोई भी फसल है, जैसे सब्जियों वाली फसलें हैं, पानी बढ़ना नहीं चाहिए और हल्की सिंचाई करें। हल्की सिंचाई करेंगे तो कम पानी में भी हम अधिकतम पैदावार ले सकते हैं। यदि आपकी बैंगन तथा फूल गोभी की फसल कमजोर दिखाई दे तो पौधों के तनों से थोड़ी दूर रिंग बनाकर यूरिया का भी प्रयोग कर सकते हैं,
जिससे आपकी बैगन एवं गोभी के पौधों का अच्छा विकास होगा। तो किसान भाइयों, आप इस समय जो है जो बैंगन है या आपका गोभी है, उसमें दूसरा जो न्यूट्रिएंट है उसकी भी अगर कहीं आपको पौधा दिखाई देता है कि ये कमज़ोर है या उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की आपने पहले मात्रा कम दी है, तो ऐसी स्थिति में हम जो आजकल जो फॉलियर एप्लीकेशन के लिए छिड़काव करते हैं, NPK का जो मिक्सचर आता है, हम उसका भी 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर सकते हैं। तो उससे जो भी हमारे जो न्यूट्रिएंट की कमी होगी, जो मेजर न्यूट्रिएंट है हमारे, तो उसका जो छिड़काव कर देंगे तो उसकी पूर्ति हो जाएगी और उससे जो है हमारी फसलों का जो उत्पादन है वो भी अधिक मिलेगा। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखें। किसान भाइयों, बैगन की फसल में तना एवं फल छेदक कीट का प्रकोप भी देखने में आता है, जो कि सबसे पहले बैगन के ऊपरी भाग में छेद करके घुस जाता है और अंदर ही अंदर तने को खाकर खोखला कर देता है, जिससे कि पौधे की बढ़वार रुक जाती है तथा पौधे ऊपर से सूखने लग जाते हैं। यदि आप इस पौधे के तने को फाड़कर देखें तो उसके अंदर एक इल्ली दिखाई देगी, जो कि पौधे को नुकसान पहुंचाती है। और जब बैगन की फसल में फल आना प्रारंभ होते हैं तो यह कीट फलों में भी छेद करके घुस जाता है तथा अंदर ही अंदर फल को सड़ाकर उसकी गुणवत्ता को खराब कर देता है। जैसे बैंगन में हमारा इल्ली आती है, तो उसके लिए जो BT है, जो बैसिलस thuringiensis आती है, 1 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर हम जो है उसका छिड़काव करेंगे तो कीट रहता है वो जो है नुकसान नहीं पहुंचाएगा। किसान भाइयों, यदि इस कीट का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो आप ट्राइजोफॉस नामक दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे कि इस कीट का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। और आप देखते हैं कि जैसे रस चूसने वाले कीड़े आते हैं तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसको सभी मानव लोग ही खाते हैं। तो ये जो जितनी भी दवाएं हैं जो हमारे बायोपेस्टिसाइड हैं उनका हमें प्रयोग करना चाहिए। रस चूसने वाले कीड़े हैं उनके लिए हमारा जो नीम का तेल है, जो अजाडी इरेक्टिन के नाम से आता है, उसका जो है प्रयोग करना चाहिए। 1 लीटर पानी में 3 से 4 ml दवा मिला करके अगर हम छिड़काव करते हैं तो जो भी रस चूसने वाले कीड़े हैं उनका जो हम नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि जो भी हम खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें जो है जो रासायनिक हमारे कीटनाशक हैं उनका जो प्रयोग हमें विशेष परिस्थिति में ही करना चाहिए। जब हमारे बायोपेस्टिसाइड जो जैविक कीटनाशी हैं अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं या उनसे नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में ही हम रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करें। अपने राज्य के जिन किसानों ने बेर के बाग लगा रखे हैं, इनके बागों में फल मक्खी कीट का प्रकोप देखा जा रहा है। इसके कारण फल खराब हो जाते हैं और ऐसे फलों का बाजार में कोई मूल्य नहीं मिलता। तो किसान भाइयों, कैसे बेर के बाग में फल मक्खी कीट नियंत्रण किया जाए, आइए जानते हैं एक कीट वैज्ञानिक डॉक्टर SK खिंची से। किसान भाइयों, आज अपन बात करेंगे बेर में फल मक्खी का प्रकोप कैसे होता है और इसका प्रबंधन अपने को कैसे करना चाहिए कम से कम लागत में। तो अपन देखते हैं कि जब जो ही अपने बेर के ऊपर जब अपन देखते हैं कि फूल आना प्रारंभ होता है तो उसी समय अपने को देखते रहना चाहिए कि किस तरह से उसका फल मक्खी कब आ रही है, तो उसी समय इसका प्रकोप होना प्रारंभ हो जाता है। जो बेर है वो क्या है कि जब जो मटर होते हैं, मटर के दाने के जैसे हो या उससे थोड़े से छोटे हो, तो उसी समय अपने को उसका प्रबंधन करना चाहिए। वो क्या है कि जो इसकी बेर फल मक्खी है वो उसी समय क्या है कि उन जो ही फूल से फल बनने की वो अवस्था आती है, उसके अंदर क्रिया होती है, तो उसी समय क्या है कि वो फल मक्खी उसमें अंडे दे देती है। अंडे देने से क्या है कि उसमें से लार्वी निकल जाती है, जिसे अपन मैगट कहते हैं। वो मैगट क्या है कि उसके पल्प को खाती रहती है और कई बार तो इतना नुकसान हो जाता है, कितना प्रकोप हो जाता है कि प्रत्येक जो अपना बेर होता है, फल होता है, उसमें इसका प्रकोप देखने को मिलता है। तो इसके जो प्रबंधन की बात करते हैं तो जब इसका एक अवस्था जमीन में रहती है तो अपने को क्या है कि जो इसकी जो अपना बेर के वृक्ष है उसके नीचे अच्छी तरह से निराई गुड़ाई है करनी चाहिए। उसे गुड़ाई करने से क्या है कि उसका जो प्यूपा है
वो नष्ट हो जाएगा और उसकी जो वयस्क कीट है वो नहीं बन पाएगा, जिसे अपन फल मक्खी कहते हैं, वो नहीं बन पाएगा। और नहीं बनने से क्या है कि वो अंडे नहीं दे पाएगी। इसी के साथ में मैं आपको किसान भाइयों इसका प्रबंधन का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपने को जगह जगह, चाहे अपने परात हो, जिसे अपन परात या बाल्टी, छोटे छोटे ऐसे थाली वो लेकर के उसमें क्या है कि जेगरी, जिसे अपन यूं कह सकते हैं सीधी भाषा में, गुड़ का घोल बना करके, जैसे अपन मक्खियां आकर्षित होती है उसी तरह से क्या है कि ये भी उसकी तरफ काफी आकर्षित होती है फल मक्खी। तो उसमें क्या है कि उनको जब उसमें थोड़ा सा कीटनाशक मिला दें तो जो ये फल मक्खियां उसकी तरफ आकर्षित होगी, जो घोल बनाते हैं, तो वो कीटनाशक की वजह से वो सबकी सब नष्ट हो जाती है। तो वो क्या है कि आगे की उसकी संतति नहीं बना पाती है और इससे क्या है कि वो सभी इकट्ठा करके अपन उसको नष्ट कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके बाद कीटनाशक रसायनों की बात करते हैं तो बेर फल मक्खी के नियंत्रण के लिए अपने को डाइमेथोएट 30 EC नामक कीट रसायन आता है। तो उसके लिए क्या है कि 1 ml प्रति लीटर पानी का घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं, या फिर मेलाथियान 50 EC नामक दवाई आती है, तो उसका भी क्या है कि 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी का घोल बना करके अपन को बेर के जो बगीचे हैं उस पे छिड़काव करना चाहिए। अगर किसान भाइयों जब प्रकोप ज्यादा हो तो इन रसायनों का अपन 10 से 15 दिन बाद में फिर वापस दोहराव करना चाहिए, अर्थात अपने को 10 से 15 दिन बाद में दोबारा छिड़काव करना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि छिड़काव भी उस अवस्था में करें जब वो या तो फल बेर से छोटे हो या बेर से आकार के हो। उसी समय क्या है कि उसी समय काफी नुकसान पहुंचाते हैं और उसी समय अंडे से उसकी लार्वी उसके अंदर प्रवेश कर जाती है फल के अंदर, तो उससे क्या है कि वो काफी नुकसान पहुंचाते हैं। और अगर बाद की अवस्था की बात करते हैं तो जब बाद में अपन छिड़काव करते हैं तो वो अंदर जा चुकी होती है, तो उसका प्रबंधन नहीं हो पाता है। तो चाहे जो 25 किस्में हैं बेर की, अगर उसमें भी प्रकोप हो रहा हो तो उस स्थिति में अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि बेर की आकार क्या है, जो फल का आकार क्या है। अगर फल छोटी साइज में है, छोटे आकार में है, तो उसी समय से जब फूल बनने लगे बेर पे, तो उसी समय से अपने को प्रबंधन का कार्यक्रम शुरू कर देना चाहिए। जैसे सबसे पहले एक अपने को जो कीटनाशक घोल बना करके जगह जगह परातों में रखना चाहिए। उसके बाद में जो जमीन की जुताई है वो अच्छी तरह से करनी चाहिए, क्योंकि उसकी एक अवस्था जमीन में रहती है और जिसे प्यूपा कहते हैं। इसके अलावा जो काणे फल है उनको भी इकट्ठा करके और अपने को एक तरफ नष्ट कर देना चाहिए ताकि वो उनकी संतति आगे नहीं बढ़ पाए। और इसके अलावा जो कीटनाशक मैंने बताया लास्ट में, उसका अपने को छिड़काव कर सकते हैं। इस तरह से अपने जो बताया उसको अपना करके अपनी फसल का, अपनी जो बेर उत्पादन है उसको अपन बढ़ा सकते हैं और अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसानों को कृषि सलाह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची एवं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि प्याज की पौध जो कि 50 से 55 दिन की हो गई हो, तैयार क्यारी में पंक्ति से पंक्ति 15 सेंटीमीटर एवं पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर पर रोपाई करें। पौध की रोपाई अधिक गहराई में ना करें। विलंब से बोई जाने वाली गेहूं की किस्मों की बुआई यथाशीघ्र समाप्त कर दें और जो गेहूं की फसल 20 से 25 दिन की हो गई हो उसमें एक हल्की सिंचाई अवश्य करें। सिंचाई के 2 से 3 दिन बाद शेष बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा को
खेत में डालें। रबी मक्का की फसल में निराई गुड़ाई एवं सिंचाई कर मिट्टी चढ़ा दें। बैगन की फसल को तना एवं फल छेदक कीट से बचाने के लिए विकसित तनों एवं फलों को इकट्ठा कर लें और उन्हें नष्ट कर दें। कीट का प्रकोप अधिक संख्या में हो तो स्पेनोसेट 48 EC 1 मिलीलीटर दवा प्रति 4 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। दुधारू पशुओं के रखरखाव एवं खान पान पर विशेष ध्यान दें। दुधारू पशुओं में दूध में निम्न तापमान के कारण आई कमी को दूर करने के लिए नियमित रूप से दाने के साथ कैल्शियम भी खिलाएं। पशुओं को रात में खुले स्थान पर नहीं बांधें एवं उनके बैठने की जगह पर सूखी घास या राख का उपयोग करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला पूर्वी चंपारण के कृषक श्याम सिंह ने। यह मिर्ची की फसल में पौध सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो श्याम सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। मिर्ची की खेती और उसके कीट और बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट पहले बीमारियों के बारे में बात करेंगे। बीमारियों सबसे पहले छाछिया रोग मिर्ची में काफ़ी जो नुकसान देते होता है। उसमें क्या होता है, पत्तियां पीली पड़ जाती है। इसके उपचार के लिए एक आती है बाजार में डायनोकैप या कैराथेन। फिर उसके बाद आती है एंथ्रोग्नोज, छोटे छोटे काले रंग का धब्बा पत्तियों के ऊपर पड़ जाती है। इसका रोकथाम के लिए आती है मैंकोजेब, इसका इस्तेमाल करें। कीड़ों की बात किया जाए तो सबसे पहले कीड़े में थ्रिप्स है, थ्रिप्स हो गई, माइट हो गई, सफ़ेद मक्खी और हरा तेला, ये सब मक्खी, ये सब काफ़ी नुकसानदेह कीट है। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले डायमिथोएड करके आती है दवा, उसको स्प्रे करने से आपको काफ़ी फायदेमंद होते हैं। इसके 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बटेर पालन व्यवसाय एक अधिक आय का जरिया। अनार के नए रोपित बाग की अच्छी बढ़वार हेतु देखरेख और प्रबंधन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।